बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कई सिमतों से, कई अतराफ से दबाव का सामना है। अंदरूनी बैरूनी वो तो मामला है ना, सिक्योरिटी के मामला वो तो दबाव है, फिर अपोजिशन का एक अलग प्रेशर है और हुकूमत का एक प्रेशर है और फिर एक अंदर से प्रेशर है। इस पर बात करेंगे। ये मैं कई दिन से कोशिश कर रहा था इसको कुछ समेटने की कि किसी अंदाज में इसको बयान कर सकूं, लेकिन जो भी सूरत हाल है आज ये बयान करता हूं। और फिर नून लीग की तरफ से बार बार नए वज़ीर आज़म के तौर पर शहबाज शरीफ का नाम क्यों सामने आ रहा है। शाद का खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि वही हमारे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे और आसफ ख्वाजा साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ इस तरह की बात की है। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से भी कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि ज़ाहिर है जो सदर हैं, अगर शहबाज शरीफ हैं मुस्लिम लीग नून के, और फिर इलेक्शन होते हैं तो वही हमारे वज़ीर आज़म होंगे या अगले वज़ीर आज़म के तौर पे उनका नाम क्यों लिया जा रहा है बार बार नून लीग की तरफ से। लेकिन इससे पहले वो बल्दियाती इलेक्शन थोड़े से वहाँ जो अब तक रिज़ल्ट आए हैं या आ रहे हैं उसमें PTI ज़ाहिर उनकी हुकूमत है, वहाँ पे वफाक में उनकी हुकूमत है। धांधली शांधली वो मोहरे लगाते पकड़े गए, आपको तो पता ही है, बहुत सारी खबरें आ गई होंगी। लेकिन जो ट्रेंड है वो कोई हौसला अफजा नहीं है PTI के लिए। जो रिज़ल्ट आ रहे हैं ANP, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, नून लीग खैर वहाँ उस अंदाज में वो नहीं लड़ रहे थे इलेक्शन, बल्कि बहुत सारी जगहों पर तो जो इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी PTI वालों से आखिर हैं, आगे हैं। और हत्ता के पेशावर वाली जो मेयर की सीट है मुझे तो लगता है कि वो भी इन डामाडोल रख रहे हैं, इनके हाथ से निकलती नज़र आ रही है। और घबराए हुए इतने हैं कि परवेज़ खटक साहब ने 2 मोहरा ठोक दी, एक तीर से एक बल्ले पर, और फिर उन्होंने वो सारा नया बैलेट पेपर जारी करवाया। तो वो कुछ लोगों ने, दोस्तों ने पूछा है कि क्या नया बैलेट पेपर जो है वो जारी हो सकते हैं। हाँ, वो उसमें संदूकची में बॉक्स में डालने से पहले वो उसको कैंसिल करवा के नया बैलेट पेपर जो है वो वोटर जो है वो ले सकता है। ये कानूनी प्रोविज़न है, ये कोई ऐसी उसमें वो बात नहीं है। और फिर शिबली नमानी फराज साहब पर, शिबली नमानी साहब तो बहुत बड़े आदमी थे, शिबली फराज साहब पर वो कहते हैं जनाब मेरी गाड़ी पे फायरिंग हो गई है। उन्होंने भी ये कहा है कि जनाब मैं अपने इलाके में गया हुआ था, वहाँ क्या वाक़तन ये फायरिंग हुई है। वो कहते हैं कि मैं अपने इलाके कोहाट में से जाते हुए, वो कहते हैं मैं वोट कास्ट करने गया हुआ था, तो दर्रा आदम खेल के मुकाम पर मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई है। फवाद चौधरी साहब ने भी यही ट्वीट किया है और उन्होंने भी यही कहा कि ना मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई है। लेकिन ये वो इतलात ऐसी हैं कि उनकी गाड़ी पे फायरिंग नहीं हुई, बल्कि वो जो DIG हैं पुलिस के, वो कहते हैं कि नहीं फायरिंग नहीं हुई, सिर्फ पथराव हुआ है उनकी गाड़ी पे। और जो विंड स्क्रीन है वो ईंट लगने से या पत्थर लगने से टूटी है, जिससे उनका ज़ख्मी हुआ है ड्राइवर। और एक पुलिस एहलकार जो है उसकी भी ज़ख्मी होने की इतला है, और वो कहते हैं कि वो उससे ख़तरे से बाहर है। ये इसको फायरिंग, कातलाना हमला बनाने की कोशिश, ये तो यार जो इनके साथ अवाम की नफ़रत है उसका इजहार है। ये इनको अभी तक पता नहीं चला कि वो कौन लोग थे। अगर वो कोई हमला होता तो 40-50 बंदे असला लेके अगर आ गए हैं, ये बकौल इनके कि फायरिंग भी हुई है। अगर फायरिंग आप पे कातलाना हमला मकसूद होता तो वे 40-50 बंदों की ज़रूरत नहीं, थोड़े से बंदे होते और वो फायरिंग कर देते। जब आपकी गाड़ी वहाँ से गुजर रही होती, पुलिस आपके साथ थी, वो तो वहाँ जब ये पहुँचे हैं तो वहाँ 40-50 लोगों का कोई जुलूस था, कोई इकट्ठ था, हजूम था, जिन्होंने इनकी गाड़ी को देखते ही उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। जैसा कि आमतौर पर होता है हुक्मरानों के ख़िलाफ़ को उनका होगा मुतालबा या जो भी चक्कर होगा, तो वो उसके नतीजे में ये बहरहाल वहाँ से भाग भूग के निकल गए। और शरीफ फराज साहब ने खुद ही अब ये कहा है कि 40-50 लोगों का एक ग्रुप था और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड पे हमला किया और फायरिंग की। वो अब भी कह रहे हैं फायरिंग की, लेकिन जो मुतलका DIG हैं वो कह रहे हैं फायरिंग नहीं हुई।
सिर्फ पथराव का वाक़या। वो फिर ये कहते हैं जनाब मुझे अब तक ये नहीं पता मनसूबाबंदी थी या वैसे ही टाइमिंग कुछ ऐसी हो गई थी कि हम वहाँ पहुँचे हैं तो वो पथराव शथराव हो गया। और कहते हैं उन्होंने कुछ झंडे भी उठाए हुए थे जिन पर कुछ लिखा हुआ था। अब ये पता नहीं किसी सियासी जमात की तरफ इशारा कर रहे हैं, तालिबान की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी एक सियासी जमात की तरफ इशारा ये कर रहे हैं मेरा ख्याल है। तो कि ज़ाहिर है उनके मुखालफिन उनके साथ तो इनका है ना सियासी मुखालफत, तो वहाँ फिर वो जमात इस्लामी के झंडे पे भी कलमा है लेकिन वो तो दूर से नज़र आता है कि जनाब वो उनका पहचाना जाता है। लेकिन ये कहते हैं मुझसे पढ़े नहीं किया किसका झंडा है। बहरहाल जिसकी तरफ भी ये इशारा है किसको फंसाना चाहते हैं, क्या तासर देना चाहते हैं ये नहीं मुझे पता। बहरहाल लेकिन जो पथराव है तो पथराव रहने दें उसको। इन्होंने उसको बना दिया जनाब कातलाना हमला और फायरिंग पुलिस कहती है हुई नहीं है। बहरहाल इनकी अपनी मर्जी है, देखें वो क्या है क्या नहीं है। और दूसरा OIC का इजलास था, ये बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि जनाब आप कश्मीर के मामले को OIC के इजलास में, यार इन्होंने कोशिश की थी फरवरी 2020 में जद्दा में जब OIC का इजलास हुआ कश्मीर के मौजू पे कुछ बात बूत हो जाए, लेकिन सऊदी अरब मान नहीं रहा। सऊदी अरब और ज़ारा इनको लीड तो सऊदी अरब ही कर रहा है ना। जो आज वाली OIC है ये इजलास किसने बुलाया? पाकिस्तान ने नहीं बुलाया। पाकिस्तान ने तो सिर्फ मेज़बानी की पेशकश की थी। ये इजलास सऊदी अरब ने बुलाया हुआ है OIC का इजलास जो आज हुआ है, जिसमें इमरान खान साहब ने भी तकरीर फरमाई है। ये सऊदी अरब ने बुलाया था इजलास और पाकिस्तान ने पेशकश की थी मेज़बानी की, यार मेज़बानी सानू दे दो, साड़ी कोई इज्जत रह जाए। और जब वो 9 फरवरी को इजलास हुआ था जद्दा में, वहाँ भी कश्मीर को उन्होंने लिफ्ट नहीं करवाई थी क्योंकि इंडिया के साथ भारत के साथ जिस तरह के मरासम हो गए उनके, और फिर इसराइल के साथ वो पिंगे बढ़ा रहे हैं सऊदी अरब वाले। UAE को तो बाद ही छोड़ देना। और फिर UAE के भारत के साथ जो तल्लुकात हैं, कश्मीर मेरा ख्याल है वो OIC के एजेंडे से निकल गया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये आगे जाके हालात अल्लाह करे बेहतर हो जाएं। और फिर कश्मीर से ज़्यादा अफ़गानिस्तान का इनको फ़िक्र पड़ा हुआ है। वहाँ भी 3 करोड़ 80 लाख लोगों की जानों का मसला है। जो वहाँ के लोग हैं तकरीबन 4 करोड़ के करीब, और ज़ाहिर है उनकी खुराक, सेहत, एजुकेशन, इस हवाले से ये कुछ 5-6 निकात थे। और मैंने ये पहले अर्ज़ किया था कि तस्लीम करने वाली बात नहीं है इसमें कि उसको तस्लीम करने जा रहे हैं, इसका वो ही था। और फिर जो आप उनके जो अफ़गानिस्तान के करीबी हमसाया 4-5 ममालिक हैं, उनके वज़ीर ख़ारिजा गायब हो गए हैं यहाँ से। वो वजह उसकी ये हुई है कि 57 में से 20 ममालिक जो हैं उसके तो वज़ीर ख़ारिजा आए हैं, और बाकी जो हैं कुछ के वफूद और नायब वज़रा या वज़ीर मुमलकत वगैरह वो आए हैं 10 के करीब। और भारत ने भी आज ही के दिन एक इजलास रखा हुआ था कश्मीर अफ़गानिस्तान बहरान और इलाक़ाई सूरत हाल के हवाले से, रवाबत के हवाले से एक डायलॉग रखा हुआ था उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा का। तो उन्होंने जो दावत दी हुई थी, उन्होंने दी हुई थी जनाब किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कज़किस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये जो ममालिक हैं ये पाकिस्तान में इनके वज़ीर ख़ारिजा नहीं आए, छोटी सतह के वफूद आए हैं, ये भारत गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि भारत किस हद तक जो है वो अपना फ्राई करता रहता है पकौड़े। खान साहब ने जो खिताब फरमाया है वो तो खैर बहरहाल खिताब तो ठीक था कि वहाँ के लोगों को देखें, तालिबान की हुकूमत को देखें, लोगों के मसाइल को समझें, और 10 अरब डॉलर जो अमेरिका ने मुंजमद किए हुए हैं वो दें यार उनको, वो उनके बेचारों को चले मामला। लेकिन जाते जाते एक और अजीब व गरीब बात कर गए, ऐसे मौक़ों पे ये बात करने वाली होती नहीं, कि साल से अफ़गानिस्तान में करप्ट हुकूमतें रही हैं, यानी करप्शन इनके दिमाग से नहीं निकल रही। पाकिस्तान में भी करप्ट हुकूमतें रही हैं, अफ़गानिस्तान में भी करप्ट हुकूमतें रही हैं, और कई करप्ट मुल्कों की हुकूमतें जिनकी तारीफ़ें करते हैं वहाँ भी करप्शन तो है। और वो कहते हैं जनाब फिर वो गैर मुल्की इमदाद पे इन्हिसार है उसका अफ़गानिस्तान का तो यार 75% यार उन्होंने कुछ करो और ये करो। और फिर उसके बाद सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की आर्मी चीफ़ से मुलाकात हुई है, और फिर आर्मी चीफ़ ने ज़ाहिर है तारीफ़ शरीफ की होगी उनकी, और ये वो यानी असल हुक्मरान से भी वो मिले हैं सऊदी वज़ीर ख़ारिजा। और ज़ाहिर उन्होंने शुक्रिया अदा किया, जनाब असी तो बड़े तरले करके यदि लई सी मेज़बानी
तो थोड़ी शुक्रिया। और फिर मैंने कल भी बात की थी कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले हैं वो कुछ ना कुछ इस डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। उन्होंने पहले भी 2 वाक़यात हुए हैं और आज भी बाजौड़ में खुदकुश एक हमला हुआ है जिसमें 2 अफराद जाँ बहक होने की इतला है। अल्लाह करे यार इस खित्ते की सूरत बेहतर हो जाए, पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आएँ। असल में इसके पीछे लेकिन जो किरदार था, बुनियादी किरदार जो है इस कॉन्फ्रेंस के पीछे, हमें ने तो सिर्फ मेज़बानी एक दरख्वास्त करके सऊदी अरब से इसकी ली थी। असल किरदार इसके पीछे जो लोगों को इकट्ठा किया है, जितने लोग आए हैं ममालिक के वफूद, तर्जमान, नुमाइंदे वगैरह, वो तो उनकी वजह से आए हैं, सऊदी अरब वालों की वजह से। और फिर जो मैंने बात की है कि नून लीग वाले जो लीडरान हैं वो शहबाज शरीफ के हवाले से ये क्यों कहना शुरू हो गए हैं, बार बार कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ही होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी पहले भी बात इस पर होती रही है। इवन मरियम ने भी ये कहा था कि जनाब इमरान खान जो हैं वो इसलिए खौफज़दा हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, इसलिए इंतकामी कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि मेरा मतबादल शहबाज शरीफ है, मेरी जगह ले लेगा ये। इस तरह की बात उन्होंने की थी, लेकिन वो भूल भाल जाते हैं। उन्होंने तो कभी, मरियम नवाज़ ने ये नहीं कहा कि मैं उम्मीदवार हूँ वज़ारत उज़्मा की, लेकिन एक तासर जो है कि वहाँ 2 धड़े हैं एक ही फैमिली में, एक शहबाज शरीफ वाले हैं और फिर एक मरियम वाले हैं, और फिर नवाज शरीफ तो तार हयात नहल हैं, उनकी हयात नहली अगर ख़त्म होती है और मरियम की नहली ख़त्म होती है तो फिर वो उम्मीदवार होंगे। लेकिन अब नून लीग से और दूसरा ग्रुप जो है वो कहते हैं शहबाज शरीफ ही होएगा, जनाब ये है वो है। ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, अगर नहली ख़त्म भी हो जाती है ना मरियम नवाज़ की, कम अज़ कम इस मरतबा वो उनका जो फ़ैसला लंदन वाले बड़े मियाँ साहब का, वो मरियम नहीं होंगी। अब ये क्यों कहना शुरू हो गए हैं बार बार, वो मामला जो मैं कह रहा हूँ, ये पूरी जो गेम है ना, ये घूम रही है नवंबर 2022 में होने वाले एक अहम जो पोस्टिंग कह लें आप, उस हवाले से जो मामलात हैं उसके हवाले से वो कहते हैं कि उस हवाले से गेम हो रही है। और शहबाज शरीफ की जो पिंडी में इधर उधर जो मुलाकातें वगैरह और ये वो रबाबत राब्ते, तो ये एक पैगाम दिया जा रहा है या खुल्लम खुल्ला बताया जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब तुसी पता नहीं वज़ीर-ए-आज़म होना कि नहीं होना। शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे, ख्वाजा आसिफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ आइंदा वज़ीर-ए-आज़म होंगे, और यानी कि उनको ये कहा जा रहा है पिंडी वालों को कि भाई शहबाज शरीफ बड़ा अहम आदमी है, इन्ना मुकलो जी गल गुल करनी है यार, मामला सैट सुट करने जेडे वो शहबाज शरीफ जी गल करेगा असीं उत्ते पैरा देवांगे। एडी गल नहीं हैगी कि शहबाज शरीफ जनाब तुसीं समझदे हो कि वो सिर्फ छोटा भाई है, वो नून लीग का प्रेसिडेंट भी है। एक तो ये प्रेशर है अपोजिशन की तरफ से जनरल बाजवा पर, ये जो मैं अर्ज़ किया कि उनको समझ नहीं आ रही कि नून लीग से अगर मामला तय होते हैं, तय पा जाते हैं, तो उसकी गारंटी कौन देगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन वाले प्रेशर डाल रहे हैं इमरान खान पे, और वो प्रेशर समझ रहे हैं बाजवा साहब कि इनडायरेक्ट वो हमारे अदारे पे प्रेशर है, क्योंकि हम लेके आए हुए इसको उन्होंने तस्लीम कर लिया हुआ है, सिलेक्टेड हैं। और ये नवंबर 2022 में जो 2 अहम ओहदे खाली होने हैं और उनकी जगह नए लोग आने हैं, वो उसमें एक तो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा साहब हैं और फिर जनरल बाजवा साहब हैं। एक ही तारीख को दोनों की वो टेन्योर जो है वो पूरा हो रहा है। तो उसके लिए नून लीग की ये भरपूर ख्वाहिश है, नून लीग के साथ पीडीएम की भी। उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं फैज़ हमीद साहब पर, और फैज़ हमीद साहब को वो चाहते हैं कि किसी सूरत आइंदा, क्योंकि जब ये रिटायरमेंट जब नवंबर की जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती है बाजवा साहब को 2 साल की मज़ीद 64 साल की उम्र तक, और वो मिलनी भी नहीं है मेरी इतला के मुताबिक, कोशिश हो सकती है, कौन किहदा दिल करदा होता छड्डण नूं। भारत उनकी ख्वाहिश है कि जनाब इमरान खान के चहेते हैं फैज़ हमीद साहब, और उन्होंने जब उनकी प्रमोशन हुई थी बतौर लेफ्टिनेंट जनरल,
और बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली थी, उस वक्त पोस्ट करना शुरू कर दिया था नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर फैज़ हमीद साहब की शख्सियत जो है वो ये सामने आई थी ना, वो अगले आर्मी चीफ होंगे। लेकिन उनसे ऊपर जब आखिरी जो बैच होगा सीनियर सीआरटी के हिसाब से, तो उनके ऊपर जस्टिस जनरल साहर महमूद मिर्ज़ा साहब जो इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी हैं, और अज़हर अब्बास साहब जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, पहले कोर कमांडर रावलपिंडी थे, वहाँ से वो गए हैं, नुमान महमूद साहब हैं, और फिर फैज़ हमीद साहब हैं। ये तो हैं जो नवंबर में बैच सीनियर मोस्ट बैच होना है, अगर नवंबर तक बाजवा साहब जाते हैं। तो ये इस बैच का भी एक प्रेशर है। ये मैं बता दूं कि जनाब ये एक साहब हैं जो चौथे नंबर पे हैं, लेकिन इनका ये अभी से ऐसे क्यों पोस्ट कर रहे हैं, ये ऐसे क्यों कहा जा रहा है, ये एक सवाल है कि ये क्यों कहा जा रहा है कि अगले आर्मी चीफ फैज़ हमीद होंगे। और यही बात आर्मी चीफ ने मेरी इतला के मुताबिक गोश गुजार की है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये यकीन दहानी करवाई है कि अभी इस मामले में कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ कि आइंदा हो सकता है मेरे पसंदीदा हों, लेकिन ये वो कहते हैं कि बता दिया जाए कि कोई ज़रूरी नहीं फैज़ हमीद ही होंगे। ये फ़ैसला उस वक्त करेंगे जब मामला सामने आएगा। यानी वो प्रेशर रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जो उस बैच के दीगर जर्नैल किसी न किसी अंदाज में पहुंचा रहे हैं बात जनरल बाजवा साहब तक, और जनरल बाजवा साहब बता रहे हैं इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ, आइंदा आर्मी चीफ कौन होगा, ये बहुत कबल वक्त बात है। इस तरह की बात ये सुनने में आ रही है। और एक और बात जो अंदर खाते ये चल रही है कि हो सकता है वो जो बैच जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं 4 सीनियर मोस्ट लोगों का, जिनमें फैज़ हमीद साहब का चौथा नंबर है, उससे पहले कुछ ऐसा हो जाए कि इस पूरे बैच ही की बारी ना आए। ये एक मिथ कह लें आप, मिथ है ये एक तरह से, क्योंकि इनसे पहले 7 सीनियर जो जर्नैल हैं वो मौजूद हैं। एक जर्नैल ने तो जुलाई में अगले साल 2022 में रिटायर हो जाना है, लेकिन 6 जर्नैल ऐसे हैं जो सितंबर तक जिन्होंने अपना जिनका टेन्योर है, और उनमें जो अहम नाम आ रहे हैं सामने, शहीद आसम मुनीर साहब जो इस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल हैं और पिंडी के कोर कमांडर थे, नदीम ज़की मंच साहब हैं, शीन मदर महमूद साहब हैं, और सैयद मोहम्मद अदनान साहब हैं, वसीम अशरफ साहब हैं जो डीजी जॉइंट स्टाफ हैं। ये 6 जो लोग हैं, अगर जनरल बाजवा साहब सितंबर से पहले, ये मैं मिथ की बात कर रहा हूँ, अपना ओहदा छोड़ देते हैं, फिर वो इन 6 में से एक बंदे को मुकर्रर करना पड़ेगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और इन्हीं में से एक साहब को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो मुकर्रर किया जाएगा। अब ये भी एक प्रेशर रिलीज़ करने की शक्ल हो सकती है, या ये वहाँ ये अड़ाई जा सकती है खबर, फिलर छोड़ा जा सकता है कि जनाब बाजवा साहब तो शायद जो हैं, एक तो ये कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहे, और दूसरा ये है कि हो सकता है वो सितंबर से पहले ही कोई ऐसी हालत जिस्मानी या कोई और वजह से, या अपनी रज़ा कराना तौर पे, या रज़ा कराना तौर पे वैसे कौन छोड़ते हैं, आपस की बात है कि शायद वो रज़ा कराना तौर पे अगर छोड़ देते हैं पहले, तो फिर तो जो 6 ऊपर वाले हैं इनका भी नाम जो है वो बीच में आ सकता है। अब वो जो दबाव है आर्मी चीफ पे चारों तरफ से, उसमें वो घिरे हुए हैं। एक तो मुल्की सूरत-ए-हाल, तमाम मलबा उनके ऊपर गिरा हुआ है, दूसरा नून लीग वालों के साथ कोई समझ नहीं आ रही मामले की कि कैसे आगे बढ़ाना। ज़ाहिर है वो एक टेंशन तो दे, कंट्रोल करना होता है मामलात को सबको, और फिर बैरूनी सूरत-ए-हाल तो चलो जो भी चल रही है ठीक ही हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला ठीक करेगा। लेकिन वो एक तरफ इमरान हुकूमत का प्रेशर, ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि जनाब वो अपोजिशन को दबा के रखो, और वो चाहते हैं कि अपोजिशन ज़रा उभरे, थोड़ी सी सामने आए, अपना किरदार अदा करे जो करना चाहिए, फ़ौज वाले ये चाहते हैं। और दूसरा फिर फ़ौज के अंदर से जो मैं बात कर रहा हूँ
ये प्रेशर जो है ये इसको उस तरह उस अंदाज में बात करना थोड़ा सा मुश्किल है कि प्रेशर किस हद तक है और किस तरह का है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीलॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।